15 अगस्त 1947 रात के 12 बजे नई दिल्ली। एक देश आजाद हुआ, लेकिन उसी पल एक ऐसी हकीकत सामने थी जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। सीमाएं खिंची जा चुकी थीं, लाखों लोग उजड़ चुके थे और एक नया भारत खड़ा था, कमजोर नहीं लेकिन बेहद नाजुक। इसी दौर में एक सोच जन्म लेती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसी दिशा चुनते हैं जहां युद्ध पहला विकल्प नहीं होता, जहां ताकत दिखाने से पहले स्थिरता को बचाना जरूरी होता है। ये कोई लिखी हुई सैन्य नीति नहीं थी, लेकिन ये एक माइंडसेट था। एक ऐसा माइंडसेट जो आने वाले दशकों में भारत के हर बड़े फैसले के पीछे दिखाई देता है। समय आगे बढ़ता है और हर कुछ सालों में ये सोच परखी जाती है। 1965, फिर 1971, भारत लड़ता है, जीतता भी है, लेकिन हर बार एक पैटर्न साफ दिखता है। भारत तब तक सीधा युद्ध नहीं चुनता जब तक उसके पास कोई और विकल्प बचा हो। 1971 में जब हालात पूरी तरह बिगड़ चुके थे, तब जाकर भारत ने निर्णायक कदम उठाया। लेकिन उससे पहले महीनों तक तैयारी हुई, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बनाया गया और फिर एक ऐसा ऑपरेशन हुआ जिसने नक्शा बदल दिया। यही भारत का तरीका था और यही उसकी पहचान बनती जा रही थी। फिर आता है 1998, पोखरण। दुनिया चौंक जाती है जब भारत परमाणु शक्ति बनता है, लेकिन असली संदेश परीक्षण में नहीं था, बल्कि उसके बाद आया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दुनिया के सामने एक साफ नीति रखते हैं, नो फर्स्ट यूज। इसका मतलब था कि भारत परमाणु हथियार रखता है, लेकिन उसका इस्तेमाल पहले नहीं करेगा। यह सिर्फ एक सुरक्षा नीति नहीं थी, ये एक सिग्नल था, एक जिम्मेदार ताकत का सिग्नल। लेकिन सवाल वही रहता है, अगर ताकत है तो पहला वार क्यों नहीं? 1999, कारगिल। ऊंची पहाड़ियों पर दुश्मन पहले ही कब्जा कर चुका था। भारत के पास पूरा अधिकार था कि वो सीमा पार जाकर जवाब दे, लेकिन फैसला अलग लिया गया। युद्ध को सीमित रखा गया, सिर्फ अपनी जमीन वापस ली गई। अटल बिहारी वाजपेयी ने सीमा पार नहीं जाने का निर्णय लिया। उस समय बहुत लोगों को ये रिस्ट्रेंट लगा, लेकिन दुनिया ने इसे मैच्योरिटी के तौर पर देखा। यहीं से एक चीज साफ होने लगती है, भारत सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो नैरेटिव भी बना रहा है। फिर 2008, मुंबई। देश के अंदर हमला, वो भी ऐसा जिसे पूरा विश्व देख रहा था। गुस्सा था, दबाव था, मांग थी कि इस बार सीधा जवाब दिया जाए। लेकिन भारत ने तुरंत युद्ध नहीं चुना, उसने सिस्टम को बदला, इंटेलिजेंस को मजबूत किया, और यहीं से एक नई सोच सामने आती है, खामोशी में तैयारी। इस सोच के केंद्र में एक नाम उभरता है, अजीत डोभाल। उनकी रणनीति सीधी नहीं होती, लेकिन असरदार होती है। सीधा टकराव नहीं, बल्कि दुश्मन को उसकी ही जमीन पर कमजोर करना, उसकी सप्लाई काटना, उसके नेटवर्क को तोड़ना। और फिर 2016, उरी। इस बार कहानी थोड़ी बदलती है। भारत जवाब देता है, लेकिन उसी स्टाइल में जो उसकी पहचान बन चुका है, सर्जिकल स्ट्राइक, सीमित, सटीक और संदेश साफ। ये पहला हमला नहीं था, ये जवाब था, लेकिन ऐसा जवाब जो पहले कभी इस तरह नहीं दिया गया था। दुनिया देख रही थी और एक नया भारत सामने आ रहा था। 2019, पुलवामा और उसके बाद बालाकोट। इस बार भारत सिर्फ सीमा तक नहीं रुकता, वो आगे जाता है, एयर स्ट्राइक करता है। ये एक एस्केलेशन था, लेकिन कंट्रोल्ड। यहां भी पैटर्न वही था, पहले हमला नहीं, लेकिन जवाब ऐसा जो अनदेखा न किया जा सके। अब सवाल और गहरा हो जाता है, क्या भारत वाकई पहले हमला नहीं करता, या फिर वो बस सही समय का इंतजार करता है? क्योंकि असली खेल यहां शुरू होता है। भारत जानता है कि युद्ध सिर्फ गोली और बम से नहीं जीता जाता, युद्ध परसेप्शन से जीता जाता है। अगर भारत पहले हमला करता है तो वो अटैकर बन जाता है, लेकिन अगर वो जवाब देता है तो वो विक्टिम से विक्टर बनता है। और ये फर्क अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ा होता है। इसीलिए हर बार, हर उकसावे के बाद भारत एक चीज करता है, वो रुकता है, देखता है, समझता है और फिर चलता है। लेकिन इस रुकने को अक्सर गलत समझ लिया जाता है। ये रुकना कमजोरी नहीं होता, ये कैलकुलेशन होता है। और इसी कैलकुलेशन के पीछे छिपी है वो असली वजह, जिसकी वजह से भारत पहले हमला नहीं करता। ये कैलकुलेशन सिर्फ सीमा पर नहीं होती, ये कई परतों में चलती है। नई दिल्ली के कमरों में, खुफिया रिपोर्ट्स के अंदर और उन नक्शों पर जहां सिर्फ जमीन नहीं बल्कि जोखिम और परिणाम भी दिखते हैं। किसी भी पहले हमले का मतलब सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं होता, उसका मतलब होता है एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू करना जिसे रोकना हमेशा आसान नहीं होता। भारत के सामने सबसे बड़ा फैक्टर है एस्केलेशन। एक छोटा हमला एक बड़े युद्ध में बदल सकता है, और दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्र में जहां दोनों तरफ परमाणु हथियार मौजूद हैं, ये रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए हर फैसला सिर्फ क्या हम जीत सकते हैं पर नहीं होता, बल्कि इसका अंत कहां जाएगा पर होता है। नरेंद्र मोदी के दौर में एक चीज और साफ हुई है, भारत अब सिर्फ पैसिव नहीं है, वो प्रोएक्टिव भी है।
लेकिन अपने तरीके से। फर्क बस इतना है कि ये प्रोएक्टिव अप्रोच हमेशा हेडलाइन नहीं बनती, ये क्वाइटली एग्जीक्यूट होती है, बिना शोर के, बिना खुले ऐलान के। यहीं से समझ आता है कि पहले हमला नहीं करने का मतलब कुछ नहीं करना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है खुलकर नहीं, लेकिन प्रभावी तरीके से काम करना। भारत की रणनीति में एक और महत्वपूर्ण पहलू है टाइमिंग। हर जवाब तुरंत नहीं दिया जाता, कई बार वो डिले किया जाता है ताकि उसका असर ज्यादा बड़ा हो। जब दुश्मन को लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, तभी जवाब आता है, और यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी उसे और खतरनाक बनाती है। अजीत डोभाल की रणनीतिक सोच में ये बात साफ दिखाई देती है। सीधे टकराव से ज्यादा असरदार होता है दुश्मन को उस जगह पर चोट पहुंचाना जहां वो सबसे कमजोर हो। ये सिर्फ सीमा पर नहीं होता, ये नेटवर्क, फंडिंग और सपोर्ट सिस्टम तक जाता है। और यही कारण है कि कई बार सबसे बड़ी जीतें बिना गोली चले भी हासिल होती हैं। इसके साथ ही एक और बड़ा फैक्टर जुड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव। आज की दुनिया में कोई भी देश अकेला नहीं लड़ता, हर कदम पर नजर होती है। संयुक्त राष्ट्र, बड़े देश, वैश्विक मीडिया। अगर कोई देश बिना उकसावे के हमला करता है तो वो तुरंत स्क्रूटिनी में आ जाता है। भारत इस रियलिटी को समझता है, इसीलिए वो हर कदम इस तरह उठाता है कि उसकी लेजिटिमेसी बनी रहे। इसीलिए जब भारत जवाब देता है तो वो सिर्फ दुश्मन को नहीं, बल्कि दुनिया को भी एक मैसेज देता है कि ये कदम मजबूरी में उठाया गया है और इसका उद्देश्य संतुलन बनाए रखना है। और फिर आता है इकोनॉमिक एंगल, जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। आज युद्ध सिर्फ सरहदों पर नहीं, बाजारों में भी लड़ा जाता है। एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट निवेश, व्यापार और विकास को सीधे प्रभावित करता है। भारत जैसे देश के लिए जो तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। इसीलिए हर सैन्य कदम के पीछे एक आर्थिक कैलकुलेशन भी होती है। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम चीज है कंट्रोल। खुद पर कंट्रोल, फैसलों पर कंट्रोल और हालात पर कंट्रोल। यही वो चीज है जो किसी भी देश को इंपल्सिव होने से रोकती है। भारत ने बार बार ये दिखाया है कि वो उकसावे के बावजूद अपनी रणनीति से नहीं हटता। इसका मतलब ये नहीं कि भारत कभी पहला कदम नहीं उठाएगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब वो उठाएगा तो वो पूरी तैयारी के साथ होगा और उसके पीछे एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होगा। इसीलिए जब लोग पूछते हैं कि भारत पहले हमला क्यों नहीं करता, तो असली जवाब ये है कि भारत हर बार वही करता है जो उसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, ना कि जो सबसे ज्यादा दिखे। क्योंकि असली ताकत हमेशा दिखाने में नहीं होती, उसे सही समय पर इस्तेमाल करने में होती है। और शायद यही वजह है कि भारत की चुप्पी को समझना आसान नहीं है। बाहर से ये शांति जैसी लगती है, लेकिन अंदर एक लगातार चल रही तैयारी होती है। एक ऐसी तैयारी जो सही समय आने पर सामने आती है, बिना चेतावनी के, लेकिन पूरी ताकत के साथ। क्योंकि भारत पहले हमला नहीं करता, वो खेल को समझता है, और जब वो खेलता है तो अंत उसी के हिसाब से तय होता है।